भारत ने 6 और 7 मई की रात बिला इश्तियाल पाकिस्तान पर मिसाइल हमले किए। उसके बाद अगले रोज़ ड्रोन हमले भी किए गए, जिनमें से 25 के करीब ड्रोन जो हैं मुख्तलिफ़ शहरों में गिराए जा चुके हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कौमी सलामती के माहिर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं जवाद अवान साहब। हम उनसे पूछते हैं कि भारत जो है ये ड्रोन हमलों के बाद जो शादियाने बजा रहा है, इसकी हकायक क्या हैं। जवाद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, मेहरबानी, शुक्रिया आपका। वेलकम टू द शो। आपका शुक्रिया। तो ये हकायक क्या है, भारत के दावों के पीछे हकायक क्या है? देखिए, हकायक तो इसके बरक्स हैं। अभी उन्होंने हमारे लाहौर, रावलपिंडी, अटक, गुजरांवाला, चकवाल, भावलपुर, म्यानो, छोर और कराची के करीब सिंध रोड पे उन्होंने आज और कल रात से लेके, यानी कल अर्ली मॉर्निंग से लेके आज सुबह तक, यानी आज दिन चढ़े तक 8-9 बजे तक उन्होंने ड्रोन जो आए हैं, उसमें से हमने 25 ड्रोन जो हैं उनके गिरा दिए हैं। अभी मजीद ड्रोन भी जो है हमारे उस डिटेक्शन सिस्टम में है। अच्छा, इसमें नाजरीन के लिए जानना, क्योंकि ये सवाल जाहिर है कि जायज़ सवाल है जो उठाया जा रहा है, लेकिन इसकी टेक्निकलिटी से नाजरीन वाकिफ नहीं है कि ये ड्रोन्स हैं ये कैसे जो है हम तक पहुंच रहे हैं। तो इसमें नाजरीन की आगाही के लिए कि ये उनका जो ड्रोन आ रहा है, एक तो इसराइली साफ के ड्रोन है, इनकी कुछ स्पेसिफिक ऐसा इनके साथ इनका सॉफ्टवेयर और जो इक्विपमेंट है इसके साथ जो हमारी डिटेक्शन जो है वो तो हम कर पा रहे हैं, लेकिन इसको जो हम मिसाइल हिट करते हैं इन ड्रोन्स को डिटेक्ट करके, उसमें कुछ लिमिटेशंस का हमें सामना है। तो हम ये करते हैं कि इन ड्रोन्स को जब ये एक सर्टन हाइट पे, क्योंकि 35,000 फीट तक ये उड़ते हैं, तो 35,000 फीट की ये हाइट से, बुलंदी से फ्लाई करते हुए हमारी हदूद में दाखिल होते हैं। तो हम इनको जब एक सर्टन हाइट पे आते हैं तो हम कोशिशें करते हैं कि हम इनका सिस्टम जो है, जो सॉफ्टवेयर है, जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, उससे हम उसको जैम करें और जैम करके इसको हम गिरा दें। इसलिए आप देख रहे हैं कि इसमें चंद एक जो है वो जमीन से अभी चंद हजार, 5,000, 6,000 या 6-7,000 फुट की बुलंदी पर थे। तो हमने एंटी एयरक्राफ्ट गन जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है उसके साथ हमने इनको हिट किया। बाकी हम इनको जैम करके इनके सिस्टम को सर्टन, जब वो आ जाते हैं हाइट के ऊपर, तो फिर वो हमारी उस रडार कैपेसिटी में आते हैं, हम उनको जैमिंग करते हैं। इसको दो तरीके हैं जिसको हम कह रहे हैं, एक इनको कहते हैं हार्ड किल और एक कहते हैं सॉफ्ट किल। आगे चल के आप अभी अपने इस प्रोग्राम में जब मैं 2-3 पॉइंट्स और जो डिस्कस कर लूं इस हवाले से, तो आप नाजरीन को हम एक टेप जो है किसके ऊपर पूरी इंफॉर्मेटिव कि सिस्टम क्या है वो सुनवाएंगे, जिससे तमाम नाजरीन जो सवाल उठा रहे हैं, जो उनका जाहिर है जायज सवाल है, उनको तो इन चीजों का नहीं पता, तो वो जब सुनेंगे तो उनको क्लैरिटी हो जाएगी कि हम इनको कैसे डिटेक्ट कर रहे हैं और कैसे फेंक रहे हैं, और अब आपने गिरा रहे हैं कैसे। अब जो आपने सवाल किया कि भारत के जो दावे हैं, तो भारत के दावे जो हैं वो बिल्कुल गलत है। और वो जब लोग ये सारा पीस वो सुनेंगे, इसके ऊपर इस इंफॉर्मेशन को सुनेंगे जो इसको एक्सप्लेन कर रही है इस ड्रोन टेक्नोलॉजी को, तो उससे लोगों को मुकम्मल तौर पर जो है वो आगाही हो जाएगी और उनकी गलतफहमी जो है वो दूर हो जाएगी। देखें, जितने ड्रोन्स उन्होंने अभी तक फायर किए हैं, उन्होंने हमें किसी जगह पर भी कोई ऐसा नुकसान, हमारी सिविलियन पॉपुलेशन को उससे नुकसान नहीं पहुंचा। तो इसका मतलब ये है कि हमने उनको कामयाबी से गिरा लिया, और कोशिश हम ये करते हैं कि वो गैर आबाद इलाके में उसको हम स्ट्रे कर सकें, जो हमारा सिस्टम है जो एयर डिफेंस का, ताकि हम उसको गिरा सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाज़ जगह पे वो ऐसी जगह पे हम उनको जैम कर पाते हैं कि अब देखें, कर पाते हैं कि वो किसी ऐसी जगह पे भी गिर जाते हैं जिसके अंदर आबादी का भी इम्कान होता है या आबादी भी हो सकती है। लेकिन अभी तक जो ड्रोन, जो आज वॉल्टन में ड्रोन गिरा है, सुबह हमने गिराया वॉल्टन रोड पे लाहौर के कैंट के अंदर, ये जो ड्रोन है बेसिकली ये हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पे है ना, ये असल में उनको टारगेट कर रहे हैं। अच्छा। ये उसको टारगेट कर रहे थे। और इसके साथ ही नाजरीन, एक एयर डिफेंस सिस्टम पे भारत बड़ा हमारे सवाल उठा रहा है। तो हमारे इसी एयर डिफेंस सिस्टम ने अभी तक इन्होंने लाहौर में और दूसरे शहरों में, गुजरांवाला और जो मैंने आपको नाम अभी लिए हैं सारे 9 जो स्टेशन हैं, उनमें ज्यादातर उन्होंने हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को अटैक करने की कोशिश की है। अच्छा जवाद साहब, एक और क्वेश्चन ऐड कर लें। अच्छा, कुछ सोशल मीडिया पर ये भी खबरें चल रही हैं कि ये ड्रोन जब अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाते हैं, ये खुद ब खुद तबाह हो जाते हैं। इसमें क्या हकायक है? जी
नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। वो देखे ना, वो उनको वो तबाह हो जाते हैं तो जाहिर है उन्होंने तबाह होना है। वो उनको एक टारगेट दे के भेजा गया। अब जो उनका सर्वेलेंस ड्रोन आता है, यानी इस ड्रोन में जो ड्रोन आ रहा है ये दोनों कैपेसिटीज रखता है, यानी इससे आप सर्वेलेंस का काम भी ले सकते हैं। जी जी ये इजरायली कंपनी है हेरॉन, उसका ये MK2 ये मॉडल है, ये ड्रोन का जो है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस ये जो है इसमें ये दोनों चीजों को, ये पेलोड भी कैरी कर सकता है, यानी कि पेलोड इसके साथ कोई बारूद, वो कोई चीज जो बांधती जो इसने ड्रॉप कर रही है, लेकिन ये पेलोड लेके एक सुसाइडल काम भी कर सकता है। उस पेलोड के साथ ही हिट कर जाए, ये भी तबाह हो जाए और वो टारगेट जो है उसको भी हिट कर दिया जाए। लेकिन दूसरा काम इसे सर्विलेंस का भी लिया जाता है ना जी। तो जितनी ये कर सकता है इसके, तो उसमें इसको अगर उन्हें तबाह करना हो, या इसका ये हो कि ऑटो इसने तबाह होना है। सेल्फ डिस्ट्रक्शन का इसमें सिस्टम हो, सेल्फ डिस्ट्रक्शन का सिस्टम हो, तो फिर वो जो सर्विलेंस वाला काम है, फिर उसका क्या फायदा। फिर इतने सारे ड्रोन तो इंडिया ने इसराइल से खरीद नहीं रखे, इसराइल से, कि वो इतने ड्रोन तबाह करे। तो ये भी एक फजूल सी बात है। और बहुत सारे लोग जिनको पता नहीं है ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में, वो बात बात की बोलियां बोल रहे हैं। कई देखे, मैंने भी सिर्फ 2-3 बड़ी बड़ी बातें जो है जो मुझे बताई गई, जो सिक्योरिटी कॉन्टेक्ट्स ने बताई, मैंने वो नाज़रीन से शेयर किए। बाकी जब हम अभी वो ऑडियो और जो वीडियो ऑडियो जो चलाएंगे, क्लिप चलाएंगे, तो उसमें नाज़रीन जो और जो टेक्निकल लोग हैं, इंजीनियरिंग के, एरोनॉटिक्स के, और बहुत सारे लोग, बल्कि आम आदमी को भी समझ लग जाएगी, जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा है उसको भी समझ लगेगी कि क्या उसको समझाया जा रहा है, क्या बात है। तो इस तरह इनके दावे जो है ये बिल्कुल गलत है। और हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो है अपनी कैपेसिटी से बढ़ के इनको जो है वो काम कर रहा है। नाकाम कर रहा है और इनको जी। गिरा रहा है। अच्छा नाज़रीन, अब आपको हम क्लिप सुनाते हैं। अच्छा, लोग पूछ रहे हैं और सबके जहन में ये ख्याल आ रहा है कि ये इतने पिंडी तक कैसे पहुँचे, मलीर तक कैसे पहुँचे, हम इंगेज क्यों नहीं कर रहे। इंगेज किया था हमने रात को कि 3:30 बजे लाहौर के ऊपर इंगेज किया था, बट उसके इंगेजमेंट के फ़ौरन बाद जो हमारा वेपन सिस्टम था वो उसका जो वार्निंग रिसीवर ऑन हो गया था, विच मीन्स कि वो डिटेक्ट हो गया था, जिसको हमें फिर शिफ्ट करना पड़ा। ये जो ड्रोन्स आ रहे हैं इन पे ESM सूट माउंटेड है। इनका पर्पज़ है कि ये हमारे ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस की रेडिएशंस को डिटेक्ट करें, और डाटा लिंक के पीछे ये हमारी लोकेशंस को ट्रांसमिट कर देते हैं कि जो उनके कमांड सेंटर्स को, कि कहाँ से उनको हमने लॉक किया है, जिसकी वजह से हमारे ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस के जो सिस्टम्स हैं, लो मैड्स हैं, हाई मैड्स हैं, उनकी लोकेशन डिस्क्लोज हो जाएगी। इसलिए कल रात जब उसको पहले एक्टिव हमने इंगेज किया विद हार्ड किल, जिसको कहते हैं कि ड्रोन को हमने मिसाइल से मारा ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस से, तो जिसके बाद जब हमें उसका थ्रेट का अंदाज़ा हुआ कि दिस इज़ फॉर दिस पर्पस दे आर बीइंग यूजिंग इजरायली ड्रोन्स हैं, तो दैट्स व्हाई इट वाज डिसाइडेड कि इनको लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स जो कि मिसाइल गाइडेंस सिस्टम्स पे वर्क करते हैं उस पर हमने नहीं इंगेजमेंट करनी। इनको आइदर हमने सॉफ्ट किल जिसको हम कहते हैं थ्रू जैमिंग इनको गिराएं, या फिर ये जब ज़रा नज़दीक नीची रेंज में आएँ तो इनको हम अपने और लेकिन वेपन सिस्टम्स और जो गन वेपन सिस्टम्स हैं उनसे हम इनको शूट डाउन करें। तो ये प्रोब कर रहे थे, और ये प्रोब करते हुए ये लॉइटर हुए हैं, बट दे हैव बिन कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर्ड। इनका रूट आने का सारा वो कर रहा था, बट इसको एंगेज थ्रू लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम से नहीं किया गया डेलिबरेटली टू अवॉइड द डिटेक्शन ऑफ ओन सिस्टम्स। हैंड्स फोर्थ जब से वो अपनी रेंज से उन्होंने ऑल्टीट्यूड को उन्होंने कम किया टू मज़ीद प्रोबस एज सेड इन दी लैंग्वेज के ट्रॉल करने के लिए, वो करने के लिए, तो उसमें फिर हमने उनको जो एक एक गन से, और लेकिन एक एक गन से उनमें उनको गिराया। जी जवाद साहब, हम वापस आए हैं। बात यह है कि LOC पर 6 और 7 मई का जो हमारे मिसाइल हमला हुआ, उसके बाद LOC पर अब तक कितने भारतीय जो फ़ौजी हैं उनको जहन्नम वसल किया गया है, और वो कहाँ कहाँ पर हुए हैं, इसके बारे में भी अगर आपके पास कोई मालूमात है। देखें जी, ये 40 के करीब जो है भारतीय फौजी अब तक जो LOC पर जितना एक्शन हुआ है और जितनी लड़ाई हो चुकी है, उसमें 40 के करीब जो भारतीय फौजी वो मारे जा चुके हैं। और इसमें से सारे नहीं, लेकिन 30 से ज्यादा खुद भारतीय मीडिया भी उनको एक्सेप्ट कर रहा है कि उनके लोग जो है इतने मारे गए हैं। लेकिन मेरे पास जो अभी लास्ट इंफॉर्मेशन, जो लास्ट अपडेट थी, वो 40 के करीब है, जिसमें से 5 लोग जो हैं जिनके मैं अभी नाम भी आपको बता दूंगा, और वो तस्वीरें भी हम नाजरीन से शेयर करेंगे। उनकी 5 लोग जो हैं, उनकी लाशें जो हैं वो हमारी टेरिटरी में थी, वो हमने उनके
हवाले किए हैं भारतीय फौज के, जो हमारी साइड पे क्रॉस करते हुए मारे गए। अच्छा, इसमें उनके एक हैं जी, गनर हैं उनके 5th आर्टिलरी रेजिमेंट के, उनका नाम है दिनेश शर्मा जी इनका ताल्लुक जो है वो पलवाल हरियाणा से है, हरियाणा सूबे से। जी दूसरे इनके सिपाही हैं, उनका नाम है सचिन यादव, जी। ये महार रेजिमेंट के हैं और इनका ताल्लुक जो है महाराष्ट्र से है। अच्छा जी। फिर हैं जी तीसरे एमन कमाल कंबोज, इनका रोहतक हिसार हरियाणा से फिर ताल्लुक है जी। जी जी। फिर हैं जी इनके एक सिपाही अमित चौधरी, इनका चरकी दादरी हरियाणा से ताल्लुक है। और ये फिर हैं जी सूरज यादव, ये लांस नाइक है और इनका ताल्लुक जो है वो इतवा उत्तर प्रदेश से। अच्छा, इसमें जो इनके पहले जिनका मैंने नाम लिया, जिस गनर का दिनेश शर्मा का, जो 5वीं फील्ड आर्टिलरी रेजिमेंट से जिनका ताल्लुक है जी। अच्छा, ये जो दिनेश शर्मा है ये इस वक्त इंडियन जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है उसके डिस्पोजल पे था और ये इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ काम कर रहा था। और जो ये कैसे मारा गया है कि ये पुंछ सेक्टर के अंदर ये अपनी जो इनकी सर्वे पार्टी थी उसमें मेजर रैंक का अफसर थे, इनके साथ और लोग थे। ये वहां पे सर्विलेंस पर्पस, जो जाहिर है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस की ड्यूटी होती है हमारी जानिब भी और जगह भी बॉर्डर्स के ऊपर, तो ये वो सर्विलेंस ड्यूटी पे थे। जी जी। वो सर्विलेंस ड्यूटी थी, ये सर्वे कर रहे थे उस एरिया का। तो इस दौरान जो है हमारी तरफ से जो लोग थे, हमारे जो सर्विलेंस या रिकग्नाइजेंस वाले थे, रेकी वाले, उन्होंने इनको एंगेज किया। उस एंगेजमेंट में इनके कुछ लोग जख्मी हुए और ये भी पता चला है कि वो मेजर साहब भी जो है भारतीय, वो भी जख्मी हुए हैं। वो तो विड्रॉ करने में कामयाब हो गए, लेकिन इनको जो है कुछ गोलियां लगी जो जिससे ये हलाक हो गई। अच्छा, नहीं जवाद साहब, आप ये हमने नाम तो बता दिए, फिगर भी बता दी, अभी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक कर दिया। इसमें क्या सदाकत है? अगर पाकिस्तान अटैक करता है तो किन जगहों पे करेगा? देखिए, वो भी मैं वो बताने से कबल के क्या पॉसिबिलिटीज या प्रोबेबल हमारे टारगेट्स क्या हो सकते हैं। वैसे तो एक ऑपरेशन सिक्रेसी होती है, सरप्राइज एलिमेंट नहीं, इसी हम होता है। पॉसिबिलिटीज तो मैं पॉसिबिलिटीज का जिक्र करूंगा। लेकिन ये खबरें सोशल मीडिया पे चल रही हैं कि पाकिस्तान ने आदमपुर में या उधमपुर में, इंडिया की एक है उनका स्टेशन है, आदमपुर लिखा हुआ है, ये सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहा है और ज्यादातर इसको इंडियन मीडिया के जो हैंडल है वो सर्कुलेट कर रहे हैं। उधर से हमारे लोग भी इसको उठा रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं। और मैं उनको कहूंगा कि ये डिसइंफॉर्मेशन का हिस्सा है, इसको सर्कुलेट ना करें। उसमें वो ये कह रहे हैं, यानी मैं इसको बाद में बताता हूँ कि डिसइंफॉर्मेशन कैसे है। पाकिस्तानी उन्होंने कहा जी मिसाइल थ्रू उनका S-400, उनके पास एक रशियन मेड जो एयर टू सरफेस मिसाइल है, उससे उन्होंने पाकिस्तानी मिसाइल को नाकाम किया जो वहां उनकी एक फैसिलिटी के ऊपर दागा गया था। अच्छा, अब ये बात है, ये बिल्कुल झूठ है और इसी पे लोग जो कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया, बहुत सारे मैं देख रहा हूँ जगहों पे चल रहा है कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। देखिए पाकिस्तान, मैं आपको ऑन गुड अथॉरिटी बता रहा हूँ कि जिस वक्त पाकिस्तान अटैक करेगा तो वो बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट होगा। हाँ, ये जरूर है कि एक दफा वो सरप्राइज होगा, जब अचानक, ज़ाहिर सरप्राइज एलिमेंट के साथ ही आपकी सक्सेस होती है। जी बिल्कुल ऐसे। वो सरप्राइज उतनी देर तक होगा, लेकिन उसके फौरन बाद सब लोगों को पता लग जाएगा कि ये अटैक पाकिस्तान ने किया है। तो बराए करम लोग जो हैं इसको सर्कुलेट ना करें। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इंडियन मीडिया हैंडल है, वो आपको देखने में ऐसे लगता है कि जैसे वो पाकिस्तानी हैंडल है। वो बात इस तरीके से कर रहे होते हैं कि आपको लगता है कि वो आपकी फेवर में है। और लोग जो इस चीज की समझ बूझ या नहीं रखते, फौजी उनको नहीं समझते इन चीजों को, वो उनको बगैर सोचे समझे उनको मल्टीप्लाई किए जाते हैं। बुनियादी तौर पे वो उनकी डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है जो मल्टीप्लाई होती है, जिससे पैनिक क्रिएट होती है और जिससे वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है उसको बकायदा ये साबित किया जाए कि पाकिस्तान भी एंगेजमेंट कर रहा है और सिर्फ डिफेंस नहीं कर रहा, ये बल्कि एंगेज भी कर रहा है और ऑफेंस भी कर रहा है। उससे ये साबित करना चाहते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। अच्छा जवाद साहब, ये पॉसिबिलिटीज क्या हैं? देखें, पॉसिबिलिटीज जो है, हमारे टारगेट्स जो हैं वो हमने जो चीजें जो भी लॉक की आइडेंटिफाई की हैं वो मिलिट्री टारगेट्स हैं। अच्छा, मतलब सिविलियन टारगेट्स नहीं होंगे। देखिए अभी तक भारत के तो सारे उसने सिविलियन टारगेट, मोदी सरकार जो है उसने हमें सिविलियन को टारगेट किया, हमारी मसाजिद को टारगेट किया। जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। और उसने सिविलियन टारगेट, हमने देखे LOC पे उनके साथ जितनी एंगेजमेंट हुई है, हमने अपना दिफा किया और उस डिफेंस में हमने उनका एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर, 2 बटालियन हेडक्वार्टर,
12-14 से जायद जो उनकी मशीन गन नेस्ट हैं, जो हैवी मशीन गन पोस्ट थी, वो तबाह किए हैं। ब्रिगेड हेडक्वार्टर, 2 बटालियन हेडक्वार्टर, और ये 40 लोग उनके हलाक हुए अब तक इस सेक्शन के अंदर। और अभी भी LOC के ऊपर जो है वो हल्की फुल्की जो है ना वो गर्मा गर्मी है, उनकी तरफ फायर होता रहता है। लेकिन जब से ये नुकसान उनका हुआ उधर थोड़ी सी स्केल जो लो हो गया, क्योंकि उन्होंने इधर पंजाब में और इधर इस वॉरफेयर को, ड्रोन को उन्होंने एंगेज करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनको लग रहा है और वो देख रहे हैं कि दूसरे महाज के ऊपर उनको कोई खातिर खा कामयाबी नहीं। देखे उन्होंने एयर स्ट्राइक्स की कोशिश की, वो उसमें कामयाब नहीं हुई। उनके 5 जहाज, 3 राफेल जो है वो तबाह हो गया। आप देखेंगे 30 मिलियन का हमारा JF-17 जो थंडर ब्लॉक 3 यानी जनरेशन 4 का जो जहाज है, उसने राफेल जो है फेंका, जो 300 मिलियन का जहाज है। 30 मिलियन डॉलर के जहाज से आपने 300 मिलियन डॉलर का जहाज फेंक दिया। तो वो तो उनके 3 राफेल गिरे, उसके बाद राफेल के शेयर भी गिर गए फ्रांस में। वो तो उनको, लिहाजा वो दूसरी तरफ हमें एंगेज कर रहे हैं। अब वो ये ड्रोन वॉरफेयर की जानिब आए हैं। अच्छा, मैं दोबारा से नहीं, आप आपको वो पॉसिबिलिटीज़ पे बात करें, क्योंकि नाजरीन जो हैं वो सोशल मीडिया पर बड़ी खबरें चल रही हैं। जी पॉसिबिलिटीज जो है जी वो मिलिट्री टारगेट्स हैं हमारे। और एक और चीज जो है जिसके बारे में कुछ लोगों ने मुझे, जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं, उन्होंने एक अपनी असेसमेंट, जिससे मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। जो RSS है, RSS आपको पता है कि यूनाइटेड नेशंस की डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में वो भी आती है RSS, जो बेसिकली जो बेसिकली बीजेपी की माँ है और बीजेपी की नर्सरी और बर्थ प्लेस है। जी बिल्कुल। तो जैसे इन्होंने हमारी मसाजिद को टारगेट किया है, तो इसकी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि हम RSS के जो हाइडआउट्स हैं, टारगेट कर सकते हैं। जहां वो हाइड आउट तो नहीं, वो आजाद रह रहे हैं, जहां भी उन्होंने अपनी फैसिलिटीज बनाई हैं, हमारे पास भी उनकी इंफॉर्मेशन है। तो हमारी मसाजिद पे उन्होंने स्ट्राइक किया है, तो हम उनको भी स्ट्राइक कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज हमारा ओवरऑल जो टारगेट होगा वो मिलिट्री टारगेट है, सिविलियन टारगेट जो है वो बिल्कुल नहीं। और अभी तक आप देख रहे हैं कि हमने कोई सिविलियन टारगेट जो हिट नहीं किया। जी जवाद साहब, शुक्रिया। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर बहुत सारी ख़बरें हैं, लेकिन उनकी अथेंटिसिटी या उनको चेक करना जो है ये आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है। मनोअन उन ख़बरों पर आपने कान नहीं धरने, क्योंकि ये मीडिया वार भी एक चल रही है। और जिस तरह जवाद साहब ने फरमाया कि वो बहुत सारे हैंडल्स जो हैं वो इंडिया से ऑपरेट हो रहे हैं, और ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे वो पाकिस्तान के साथ हमदर्दी भी रखते हैं। हक़ाइक़ के हवाले से आपको आगाज़ ज़रूर रखें, लेकिन अफवाज पाकिस्तान जो है वो कमिटेड है कि उनको जो गवर्नमेंट ने मैंडेट दिया है उस मैंडेट पर वो अमल करते हुए भारत को जो है नाको चने ज़रूर चबवाएगी। आज के लिए इतना ही। अगले वीलॉग के साथ दोबारा हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।